आज कशान राणा की गोल्डन नाइट थी। वो अपनी हार का बदला लेने के लिए बेकरार था, मगर खानदानी दुश्मनी में आई वर्षा शाह इस सिफाक शख्स की बेरहम कुर्बत से बचने के लिए इसकी हवेली से फरार हो गई। तलाश के बाद भी ना मिली तो कशान उसे बुलाता हुआ वापस कराची आ गया। 2 दिन बाद एक लड़की चेहरा छुपाए इसके ऑफिस में इंटरव्यू देने आई, तो कशान इसके हिनाई हाथों को देखते ही पहचान गया। खामोशी से उठकर दरवाज़ा बंद करता हुआ पीछे से इसकी नाजुक कमर को जकड़कर इसके कान में सरगोशी करते बोला, गोल्डन नाइट का उधार अभी बाकी है। कहो तो यहीं पर वसूल कर लूं या फिर मेरे अपार्टमेंट चलोगी। इश्क वो खेल है जो दिल से खेला जाए तो रूह के अंदर सरायत कर जाता है, दिमाग को बेबस कर देता है और अना को रौंद कर सिर्फ एक चीज़ बाकी छोड़ता है, और वो है मोहब्बत की वो चिंगारी जो नफ़रत की आंधी में भी बुझती नहीं। लेकिन अगर यही इश्क इन ख़ानदानों के बीच जन्म ले जहाँ खून का हिसाब लिया जाता हो, तो फिर हर धड़कन एक जुर्म बन जाती है और जज्बा बगावत। शहर के मशहूर और वसी शॉपिंग मॉल में इस वक्त गहमा गहमी अपने अरूज पे थी। यूं लगता था गोया सारा शहर इसी शॉपिंग मॉल में चला आया हो। ऐसे में ढीली ढाली कुर्ती और जीन्स में मलबूस बालों का रफ से जूड़े में बांधे, जिसमें से चंद छोटी छोटी आवारा लिटे इसके चेहरे पे झूल रही थी। वर्षा शाह भी एक शॉप से हाथ में शॉपिंग बैग थामे निकली थी कि तभी इसके बैग में रखा इसका फ़ोन बजा। उफ, इस फ़ोन को भी अभी बजना था। पहले ही देर हो रही है, इसने उकताए हुए लहजे में कहते बैग से नीचे रखे और फिर बैग खोलकर फ़ोन निकाला तो इसकी बेजी की कॉल थी। अरे बीजी की कॉल है, इसने सरस से रिसीव करते कान और गर्दन के बीच मोबाइल फंसाया, फिर दोनों हाथों में वापस शॉपिंग बैग्स थामे वो तेज तेज कदम आगे बढ़ाने लगी। जी बीजी, मैं ठीक हूँ, बस शॉपिंग पे आई थी। जी जी, वो मेरी दोस्त की मंगनी है तो बस इसी की शॉपिंग कर रही हूँ। वो अजलत में कदम बढ़ाती बिना यहाँ वहाँ देखे आगे बढ़ रही थी कि तभी चलते चलते इसकी सैंडल का स्ट्रिप खुल गया। बीजी, मैं आपसे घर पहुँच बात करती हूँ। अभी इसने ये कहा ही था कि दूसरी शॉप से निकलते मोबाइल पे झुके शख्स से इसका बड़े जोर का तसादम हुआ। नतीजतन मोबाइल इसकी गर्दन से निकलकर नीचे फर्श को सलामी देता स्क्रीन तोड़ गया। बैग्स भी हाथ से छुड़कर नीचे गिरे थे और वो अपना तवाज़न बरकरार न रखते हुए हल्की सी लड़खड़ा गई। चंद सेकंड तक तो इसको समझ ही नहीं आया कि इसके साथ हुआ क्या है। यूं ही इसकी नज़र फर्श पे गिरे अपने मोबाइल पे पड़ी, इसका मुंह खुला का खुला रह गया, जबकि आंखें सदमे से फैल गईं। ओह मोहतरमा, देखकर तभी इसकी समाज से एक मर्दाना आवाज़ टकराई। इसने निगाहें उठाकर आवाज़ की सिमत में देखा तो इसके मुकाबिल एक खुबरू और मर्दाना वजाहत से भरपूर शख्स खड़ा नजर आया, जिसकी हल्की सांवली रंगत पे हल्की बेयर्ड थी, जबकि आंखों पे इसने काला चश्मा पहन रखा था। ऑफ वाइट रंग के कोट पैंट में मलबूस वो कोई रईस ज़्यादा मालूम होता था। वो कहकर वहां से जाने के लिए कदम बढ़ा गया था, जैसे इस लड़की के नुकसान में इसका कोई अमल दखल ना हो। इसकी इस हट ढरमी पे वर्षा का पारा आसमान को छूने लगा। फ़ोन की स्क्रीन का हाल देखकर इसकी सांसों में गुस्से की भाप भर गई। ओह हेलो मिस्टर, क्या देख के हाँ, ये जो तुम अपनी आंखों पे काला चश्मा लगा कर फिर रहे हो, क्या अंधे हो जो तुम्हें मैं नज़र नहीं आई और अंधों की तरह बस अंधाधुंध चले जा रहे हो, बजाय मुआफ़ी मांगकर मेरे नुकसान की भरपाई करने के। मुझे देखकर चलने का मशवरा देते चलते बने। वो पीछे मुड़ती घुराई थी जब आगे बढ़ते इसके कदम थमे थे। वो चश्मा उतारकर अपने कोट की जेब में अड़सता पीछे मुड़कर इसके नज़दीक आया। मोहतरमा, पहली बात, अंधा मैं नहीं, अंधी आप हैं। जो आपको इतना बड़ा 6 फीट का मर्द नज़र नहीं आया और आप मोबाइल कान और गर्दन के बीच फंसाकर अपनी धुन में चलती चली जा रही थी। इसमें मेरी गलती हरगिज़ नहीं है। वर्षा की शहद रंग आंखों में अपनी सुरमई आंखें गाड़े वो दू बोला था। वो कशान राणा था जिसने दबना तो सीखा ही नहीं था, लेकिन मुकाबिल भी वर्षा शाह थी जो खुद भी किसी से कम नहीं थी। वर्षा के माथे पे बल पड़े थे और गुलाबी रंगत में गुस्से के सबब गुलाल गुला था, जिसको कशान राणा ने बड़ी दिलजमी से देखा था। बहुत ही कोई बदतमीज़ किस्म के इंसान हो तुम। हद होती है तुम्हें, इतनी भी तमीज़ नहीं है कि किसी लड़की से कैसे बात करनी चाहिए, या अगर इसके साथ ऐसा कुछ हो जाए तो मुआफ़ी मांगकर इसके नुकसान की तलाफ़ी भी करनी चाहिए। मगर तुम जैसे बिगड़े अमीरज़ादे कहाँ इस बात को समझेंगे। मेरा मोबाइल तोड़ दिया, इतना नुकसान कर दिया मेरा, अब क्या करूँगी मैं। वो तेज़ तेज़ बोलकर
अपना गुस्सा निकालती। आखिर में कदर रूहान सी हुई तो इसकी मोटी मोटी शहद रंग आंखों में नमी सी छलकी थी, जिसको देख एक पल को कशान के अंदर अफसोस जागा था, लेकिन सामने खड़ी लड़की के अगले जुमले ने इसके अंदर उतरे इस पल भर के अफसोस पे पानी फेर दिया था। अल्लाह करे तुम्हारा मोबाइल भी टूट जाए, फिर पता चलेगा तुम्हें। अब खड़े क्या हो मेरे सर पे, जाओ दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वह बददुआओं पे उतरती, मुंह के जाविये बगाड़ कर हाथ हवा में झुलाती नीचे बैठकर शॉपिंग बैग्स उठाने लगी, जबकि कशान राना कड़े तेवरों से इसको देखता फाड़ खाने वाले अंदाज में बोला, तुम जैसी अकड़ दिमाग लड़की यही डिजर्व करती थी, और बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। अब भुगतो, बेनियाजी से कहकर वो गर्दन झटक कर चश्मा लगाता वापस जाने के लिए मुड़ गया, तो बैग्स के साथ अपना टूटा मोबाइल उठाती वर्षा जेरे लब इसको बुरा भला कहती वहां से जाने के लिए निकल गई। इसका पहले से थोड़ा ख़राब मूड अब मज़ीद किसी ख़राब मौसम की तरह ख़राब हो चुका था। काशान राणा मॉल में वाक़ई कॉफ़ी शॉप में दाखिल हुआ, जहाँ इसका दोस्त अली पहले से इसके इंतज़ार में बैठा था। अली इसे देखकर उठ खड़ा हुआ। ओह भाई, तूने तो आधा घंटा लगा दिया आने में। खैरियत तो है ना? अली ने मसनूई खुफकी का इजहार करते अपने हाथ फैलाए। खैरियत बिल्कुल भी नहीं है, काशान मुँह बनाकर ज़ोर से चेयर पीछे करता। इस पर बैठते ही सामने रखे गिलास का पानी एक ही सांस में पी गया। अबे हुआ क्या है ऐसा? कौन सा पहाड़ टूट पड़ा जो तू यूं भस्म चेहरा लिए बैठा है? अली ने हैरानी से इसका चेहरा पढ़ने की कोशिश की। वो भी वापस कुर्सी पे बैठ गया था। काशान ने गहरा सांस खारिज करते तपे नकुश के साथ एक नज़र अली पे डालकर गिलास मेज पे रखते गर्दन झटक, यार मुझे लगता है मेरे सितारे गर्दिश में है आज। पहले तो पार्किंग में इतनी देर लगी कि जी चाहा वापस लौट जाऊं। अगर तुझसे यहाँ आने का वादा ना किया होता तो शायद मैं वापस चला जाता। और ऊपर से जब शॉपिंग मॉल में दाखिल हुआ तो तूफान की मानित वो अजीब सरफिरी लड़की फ़ोन कान और गर्दन के दरमियान फंसाया हुआ था, हाथों में शॉपिंग बैग्स और खुद मुकम्मल तौर पर बेखबर। मैं तेरे मैसेज का जवाब दे रहा था, मेरी नज़रें मोबाइल स्क्रीन पे थीं, तो बस बेध्यानी में टक्कर हो गई। लेकिन टक्कर के बाद मोहतरमा ने पूरा ड्रामा खड़ा कर दिया, जैसे मैंने ये सब जानबूझकर किया है। वो खासा तपा हुआ लग रहा था। ओह! अली के होंठ ओह की सूरत में गोल हुए थे, मगर आंखों में शरारत चमक रही थी। फिर इसने पुरतजस्सुस मगर शौकी भरे अंदाज में जानना चाहा, फिर क्या? इसका मोबाइल नीचे गिरा और टूट गया, और इल्ज़ाम मुझ पे लगा दिया कि मैं अंधों की तरह काला चश्मा लगाकर चल रहा था, तो इसको देखा नहीं। फिर आखिर में मुझे बद्दुआ दे गई कि मेरा मोबाइल भी टूट जाए। वो जो बोलना शुरू हुआ तो किसी तेज़ गाम की तरह बोलता ही चला गया। इसके भड़कते अंदाज पे अली का जानदार कहका गूंजा था। वो गर्दन पीछे को गिराता ताली मारकर हंसने लगा, जिसको काशान ने खुद ख्वार निगाहों से देखा था। हाँ, अब तो हंस ले, वो बिगड़ा था। अबे यार, मैं तो ये सोचकर हंस रहा हूँ कि तुझे आज कोई जंगली बिल्ली टाइप की टक्कर गई है। कौशान ने मुंह फैलाकर गर्दन झटकी। हाँ, ठीक कह रहा है, बिल्कुल ही कोई जंगली बिल्ली थी वो। अच्छा चल छोड़ ना, अब जो हुआ सो हुआ। चल अब तू मुझे बता कि बारी की मंगनी के लिए क्या लूँ। तेरी चॉइस अच्छी है इसलिए तो तुझे बुलाया था। अब अगर तू ऐसे खराब मूड के साथ रहेगा तो मेरी शॉपिंग तो गई ना। फिर तेल लेने। अली ने इसको ठंडा करने की कोशिश करते हल्का फुल्का अंदाज अपनाया। हाँ, मगर पहले कॉफ़ी मंगवा ले। आज ऑफिस में भी कॉफ़ी में मज़ा नहीं आया। कशान ने अब के अपना ध्यान भी इस तरफ से हटा दिया। अली सर हिलाता उठकर इसके और अपने लिए कॉफ़ी का ऑर्डर देने चला गया, जबकि कशान गर्दन कुर्सी पे पीछे गिराता आंखें मूंद गया। तभी ही वर्षा की शहद रंग आंखें यकदम इसकी बंद आंखों के पार लहराईं, तो इसने एक झटके से आंखें खोल दी। क्या मुसीबत है अब? वो बेजारी से बड़बड़ाता सीधा हो बैठा। तभी ही अली कॉफ़ी के 2 कप हाथ में लिए टेबल की तरफ चलाया। कॉफ़ी पीने के दौरान वो दोनों यहाँ वहाँ की बातें करते रहे थे। फिर कॉफ़ी ख़त्म करके शॉपिंग की घर से जाने के लिए उठ खड़े हुए। इनका रुख अब मैन वियर कलेक्शन की जानिब था। वर्षा ने मॉल से बाहर कदम रखा तो शाम की सुनहरी किरणें आसमान पे चमक रही थी। मोबाइल इसके हाथ में ही था, जिस पे बुरी तरह स्क्रैच पड़े हुए थे, जो गिरते ही बंद हो चुका था। वर्षा ने इसको ऑन करने की कोशिश की थी, मगर वह टच से मस न हुआ। इसके झंझलाहट में मजीद इजाफा हुआ था। जी तो चाह रहा है इस बदतमीज़ इंसान के मुंह पे मारूं जाकर ये मोबाइल मैं अपना, जिसकी वजह से मेरा नुकसान हो गया। इसको फिर से कशान पे गुस्सा आया था। फिर बेजारी भरा सांस खारिज करती वो आगे बढ़ के अपनी गाड़ी में बैठ गई। चल वर्षा, अब मोबाइल शॉप पे जाना पड़ेगा, दिखाती हूँ इसको। इसके बगैर गुजारा भी तो नहीं है। बीजी भी परेशान हो जाएंगी फिर मेरा मोबाइल बंद होने पे। वो खुद को पुरसकून करती गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से बढ़ा ले गई।
कुछ देर बाद वो मोबाइल रिपेयरिंग शॉप के सामने थी। वो गाड़ी से उतरकर इस शॉप में दाखिल हुई जहाँ छोटे से काउंटर के पीछे एक लड़का बैठा हुआ था। वर्षा ने हाथ में पकड़ा मोबाइल काउंटर पर रख दिया। ये मोबाइल ज़रा चेक करके बताओ, इसमें कुछ बड़ा मसला तो नहीं हुआ? लड़के ने मोबाइल उठाकर घुमा फिरा कर देखा और देखते हुए इसके माथे पर बल पड़े थे। ये तो बुरी तरह टूटा है मैडम, डिस्प्ले टच, फ्रंट और बैक सब चेंज होगा। वर्षा की भवें तन गई। कितने दिन लगेंगे? 5 दिन कम से कम, और खर्चा होगा 30,000। इस लड़के ने बताया तो वर्षा के माथे पे बल पड़े थे। 5 दिन तक वो मोबाइल के बगैर कैसे रहेगी? ओके, मैं देखती हूँ। वो बेजार सा मुंह बनाकर मोबाइल उठाकर वापस निकल गई। या अल्लाह, 30,000 खर्चा, और अगर नया लेती हूँ तो वो भी महंगा आएगा। खैर, अभी तो नीस की तरफ जाती हूँ, हो सकता है इसके पास कोई दूसरा मोबाइल हो। अभी तो अकाउंट में पैसे भी ख़त्म हो गए हैं मेरे। वो आंखें यहाँ वहाँ घुमाकर खुद से हम कलाम होती भारी सांस खारिज करते गाड़ी की तरफ बढ़ गई। गाड़ी स्टार्ट करके इसने अपनी दोस्त कनीज़ के घर की तरफ जाने वाले रोड पे डाल दी। कुछ दूर की मसाफत तय करके वो कनीज़ के घर के पास पहुंच चुकी थी। वर्षा कनीज़ के रो में इसके बेड पे बैठी हुई इसकी मुंतज़िर थी, जो इस वक्त वॉशरूम में थी। तकरीबन 10 मिनट बाद वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और कनीज़ बाहर आई। अरे वर्षा, तुम यहाँ? सॉरी यार, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकी, पता है। वर्षा ने बेड से कुशन उठाकर कनीज़ की तरफ फेंका, जिसको कनीज़ ने बरवक्त कैच कर लिया। क्या हो गया? मूड क्यों बरहम है तेरा? वो नासमझी से इसको देखती इसके पास आई। वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थी। तभी ही इनके दरमियान इंतहा की बेतकल्लुफ़ी थी। और ये चेहरा भी इतना लाल भभोका हो रहा है। किसी से लड़ के आई है क्या? वो किशन बेड पे रखकर इसके बराबर बैठती, इसके चेहरे पे नज़र डालती, गोया हुई। दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा आज। ये देख मेरा मोबाइल। इसने टूटा मोबाइल कनीज़ के सामने रखा। इसका अब सही मानों में रोना आ रहा था। आज का सबसे बड़ा नुकसान, मोबाइल की हालत देखकर इसका मुंह हैरत से खुला था। हाय अल्लाह, ये कैसे हो गया? ये तो ऐसे टूटा है जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। वर्षा की आंखों में कशान की शुबा उतरी, जिस पे इसने यूं मुंह बनाया गोया कड़वा बादाम चबा लिया हो। हुआ ये कि मैं हाथ में बैग्स थामे मॉल से निकल रही थी, तभी ही बेची का फ़ोन आ गया। बस मैं कॉल रिसीव करके कान और गर्दन के बीच में फंसाकर बात करती, बैग्स उठाए आगे बढ़ रही थी कि तभी ही एक मगरूर टाइप इंसान से टकरा गई। एक तो बदतमीज़ मुझसे खुद इतनी बुरी तरह टकराया, और बजाय सॉरी करने की मुझे बोला, देख कर मोहतरमा। एक तो खुद अंधों की तरह काला चश्मा लगाए चलता चला जा रहा था। जब मैंने कहा कि अंधे हो क्या, जो देखकर नहीं चल सकते, तो मुझसे कह रहा कि अंधा मैं नहीं, अंधी आप हैं। मुझसे सॉरी भी नहीं की, बल्कि बुरा भला कहता चला गया। बस मैंने भी फिर बद्दुआ दी कि अल्लाह करे तुम्हारा मोबाइल भी टूट जाए। वो गुस्से से बिफरी किसी तेज गाम की तरह जो बोलना शुरू हुई, तो वो बोलती चली गई। कनीज़ को हंसी भी आ रही थी, मगर वो खुद पे बामुश्किल जब्त किए हुए थी। ओह, वो तो वाकई इंतहा का बदतमीज़ इंसान था फिर। वैसे अगर दोबारा इससे कहीं सामना हो गया तो? कनीज़ ने मुस्कुराहट जब्त करते इस्तफसार किया, जिस पे वर्षा ने एक तेज़ घुरी से इसको नवाजा। इंसान की शक्ल अच्छी ना हो तो कम से कम बात अच्छी कर ले। अल्लाह ना करे जो मेरा इस खड़ूस से दोबारा सामना हो। वो फाड़ खाने वाले लहजे में बोलती पास रखा कुशन दोबारा कनीज को मारने के लिए उठा गई, जिसको इसने हंसते हुए बर वक्त पकड़ लिया था। अच्छा अच्छा, रिलैक्स, चल मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ, फिर शॉपिंग भी देखती हूँ, और तो परेशान मत हो। मेरे पास एक्स्ट्रा मोबाइल है, तो फिलवक्त इससे काम चला ले जब तक तेरे मोबाइल का मसला हल नहीं हो जाता। वह इसको तसल्ली देती उठने लगी। हाँ, पहले अपना मोबाइल दे, मैं बीजी को कॉल करके बता दूँ और पैसे भी मंगवाऊँ अकाउंट में। आज शॉपिंग में सारे ही पैसे लग गए। वर्षा ने इसका मोबाइल मांगा तो कनीज़ लम्हे की देरी किए इसके हाथ में अपना मोबाइल थमाकर कमरे से बाहर निकल गई, जबकि वर्षा मोबाइल में अपनी बीजी का नंबर डायल करने लगी, जो इसने वक्त ज़रूरत कनीज़ के मोबाइल में सेव करवाया हुआ था। राना हवेली गांव के बीचों बीच अपनी पूरी शान से अस्तीदा थी। ऊंचे दरो दीवार, कीमती फर्नीचर, दबीस कालीन, बेशकीमती फानूस इस हवेली की इमारत का मुंह बोलता सबूत थे। अंदर एक बड़े कमरे में शाही तख्त पे विराजमान हवेली की बड़ी बख्त राना बेगम बैठी थी। इनके चेहरे पर अजब रौब और वकार झलक रहा था। सामने सोफे पर इनका बेटा राना जावेद बैठा चाय का कप थामे बड़े अदब से इनसे मह गुफ्तगू था। जावेद, मैं कब से कह रही हूँ कशान को बुला लो अब गाँव। माशाल्लाह 26 साल का हो गया है, कब तक अकेला घूमता फिरेगा शहर में। वक्त राना बेगम ने बातों के दौरान अपने बेटे से कहा। राना जावेद के चेहरे पे हल्की मुस्कान झलकी थी। अम्मा भी, आप जानती तो हैं वो अपने बिजनेस में कितना मसरूफ़ है। कहता है अभी शादी का वक्त नहीं। वक्त राना बेगम के माथे पे बल पड़े थे बेटे के इस जवाब पे। अरे तो क्या बुढ़ापे में शादी करेगा वो? माना कि मसरूफ़ है, मगर ख़ानदान की जिम्मेदारियां पहले आती हैं। राणा ख़ानदान का वारिस है वो, हम भी इसके बच्चों को देखना चाहते हैं।
तुम इसको फ़ोन करो, कहो बीजान बुला रही हैं और इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। मैं चाहती हूँ साल के आखिर तक इसका ब्याह हो जाए। इनके लहजे की कतियत से कमरे की फ़ज़ा में एक अनकही संजीदगी छा गई। जी अम्मा भी, मैं इससे बात कर लूँगा। जावेद राना ने सरियत से इस बात में गर्दन हिलाई थी। और हाँ, याद रखना, राणा खानदान के पोते की बीवी शाह खानदान से आएगी। इस बात को कहते हुए इनके लहजे में अजीब सी पुरअसरारी थी। जावेद राणा ने चौंक कर इनको देखा। ये क्या कह रही हैं आप अम्मा भी? आप जानती तो हैं शाह खानदान से हमारी बरसों पुरानी दुश्मनी चली आ रही है। फिर हम कैसे इस खानदान की लड़की को इस हवेली में ला सकते हैं? जावेद राणा ने तौजब अमेज लहजे में कहा। वक्त राणा बेगम ने एक तेज निगाह इन पे डाली, फिर गहरा सांस खारिज करके गोया हुई। दुश्मनी का आगाज़ शाह ख़ानदान वालों की तरफ से हुआ था, अब इख्तिताम राणा ख़ानदान की तरफ से होगा। तुम बस अपने आदमियों को काम पे लगाओ और मालूमात निकलवाओ कि इस ख़ानदान में कितनी लड़कियां हैं। तो फिर हम सोचते हैं आगे, और कशान को बुलाओ बस। इनका अंदाज़ हतमी फ़ैसला लिए हुए था। जावेद राणा ने समझने वाले अंदाज में गर्दन हिलाई थी, और फिर चाय पीने के बाद उन्होंने अपने ख़ास आदमी को मालूमात लेने के लिए दौड़ा दिया था। राणा और शाह खानदान की दुश्मनी की जड़ कोई मामूली वाकया नहीं थी, बल्कि एक ऐसा वाकया था जिसने बरसों पुरानी रिश्तों की दौड़ काट कर नफरत की गहरी लकीर खींच दी थी। वर्षा शाह खानदान की पोती मुराद शाह की बेटी थी। इसके माँ बाप का इंतकाल बरसों पहले हो चुका था, और अब वो अपनी दादी जैनब शाह और बड़े भाई दिलावर शाह के साथ रहती थी। गांव में तालीम का फुकदान था, तो इस सबब गांव के स्कूल से तालीम हासिल करने के बाद वर्षा का मजीद ख्वाब आगे पढ़ने का था, जिस सबब दिलावर इसकी ख्वाहिश पूरी करते इसको शहर ले आया और इसका शहर के बेहतरीन कॉलेज में एडमिशन करवा दिया। दिलावर अक्सर शहर आता रहता था, इसलिए यहाँ इसका अपार्टमेंट था। वर्षा वहीं रह रही थी। इसने वर्षा की तन्हाई की गर्ज से इसके लिए मुलाजमा का इंतज़ाम भी कर दिया था, जो सुबह-सुबह आकर सारे काम कर जाती। वर्षा के कॉलेज से आने के बाद वो फिर आती और खाना बनाकर फ्रीज़ कर देती। इससे वर्षा को आसानी हो जाती थी। कॉलेज के बाद अब वर्षा यूनी में पढ़ रही थी, इसके पेपर्स होने वाले थे। इसके बाद इसकी पढ़ाई ख़त्म हो जाती, लेकिन इसके बाद भी इसने जॉब करने का फ़ैसला किया था, और इसके बारे में वो दिलावर को आगाह कर चुकी थी। दिलावर को कोई एतराज़ नहीं था। ज़ाहिर है जब इसकी बहन ने इतना पढ़ा था, तो वो क्यों ना तालीम का फ़ायदा उठाती। जब तक कि इसका अच्छा रिश्ता ना आ जाता, तब तक इसने वर्षा को इजाज़त दे दी थी कि वो जो चाहे करे, मगर हद में रहते हुए, और वर्षा ने भी कभी इसके एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाई थी। ज़ैनब शाह को गांव के सब लोग मोहब्बत और इज़्ज़त से बीजी कहते थे। इनके दो बेटे थे, जहांगीर शाह और मुराद शाह। इस वक्त की बात है जब जहांगीर शाह सिर्फ 23 साल का था, कद-काठ में लंबा, थोड़ा शाना, तेज तराशीदा नक्श, और आंखों में वो रौब कि कोई भी नजरें झुकाने पर मजबूर हो जाए। गांव की लड़कियां इसकी एक झलक पाने को बेताब रहती, मगर जहांगीर शाह की मगरूर निगाहें किसी पे भी नहीं टिकती थीं। एक दिन खेतों के बीच से गुजरते हुए इसकी नज़र पहली बार राणा खानदान की बेटी मासूमा पर पड़ी। वो हाथ में पानी का मटका थामे धीरे धीरे चलती, सर पर दुपट्टा ओढ़े और इसके पल्लू से आधा चेहरा ढांपे हुए थी, मगर इस पल्लू के पीछे से झांकती मासूम सी सूरत, चमकती आंखें और धूप में सोने की तरह चमकती रंगत जहांगीर शाह की सांसों को रोक गई। ये कौन है? इसने पास से गुजरने वाले एक किसान से बेख्तियार पूछा। राणा सफदर की बेटी मासूमा रानी, किसान ने मामूली सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। इस दिन के बाद से जहांगीर शाह के दिल में एक अजीब सी बेचैनी ने डेरे डाल दिए। वो जो किसी को नजर भर के नहीं देखता था, अब इसकी प्यासी निगाहें मासूमा के लिए तरसती रहती। इसकी एक झलक देखने को बेताब सा वो मासूमा को देखने के लिए निकल पड़ता। वो लड़की से नज़र मिलाए बगैर तेज़ी से गुजर जाती, मगर इसका हुस्न और सादगी जहांगीर को हर दिन मज़ीद घायल कर रही थी। वक्त गुजरता गया और इसकी चाहत हद से बढ़ती गई, जिससे अभी मासूमा बेखबर थी। चंद दिन बाद गांव के एक मेले में मासूमा अपनी सहेलियों के साथ चूड़ियां देख रही थी। जहांगीर शाह भी दोस्तों के साथ आया हुआ था। दोनों की नज़रें पहली बार इस हजूम में मिली। मासूमा ने बेनियाजी से निगाहें इसके चेहरे से हटा ली थी, मगर इसका ये अंदाज भी जहांगीर शाह को बुरी तरह घायल कर गया था। जहांगीर ने दिल ही दिल में फैसला कर लिया, वो इससे बात ज़रूर करेगा। और फिर एक रोज़ खेतों की पगडंडी पर शाम के वक्त मासूमा अकेली घर वापस जा रही थी, जब अचानक जहांगीर इसके सामने आ गया। मासूमा का दिल बुरी तरह कांपा था। इसके चेहरे पे फैले खौफ के साए साफ महसूस किए जा सकते थे। डरो मत, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, जहांगीर ने इसको तसल्ली देते नर्म लहजे में कहा। इसके इजहार पे मासूमा का दिल जोर से धड़का। इसकी आंखें हैरत और बेयकीनी से फैल गई थीं। तो क्या मतलब? इसके हलक से फंसी फंसी आवाज़ निकली थी। इसको ये खौफ खा रहा था कि अगर किसी ने इसको यूं देख लिया तो क़यामत बर्पा हो जाएगी।
मगर मुकाबिल तो जैसे ही सबसे बेनियाज इसके मासूम हुस्न में खोया हुआ था। मतलब ये कि तुमने मुझे अपना असीर कर लिया है, मैं दिन का कुछ हिस्सा तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। न नहीं, ये मुमकिन नहीं, अगर गाँव में किसी ने देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। इसने घबराकर सरिया से नफ़ी की। ठीक है, फिर मैं रिश्ता लेकर भेजूँगा अपना, बस तुम हाँ कर देना। यकीन मानो बहुत खुश रखूँगा तुम्हें। इसकी बात समझकर इसने अगला लाया अमल बताया। मासूमा ने गहरी नज़रें एक पल को इसके चेहरे पे जमाई, जिस पे दिलफरेब मुस्कुराहट जगमगा रही थी। मासूमा को इसकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी लगी थी। वो वाक़ई बेहद खूबसूरत था कि कोई भी लड़की इसके साथ की ख्वाहिश कर सकती थी। मुझे भूल जाओ, हमारा रिश्ता नहीं हो सकता, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। मासूमा ने इसको खबरदार करना चाहा, मगर जहांगीर ने कहा मानना था। बस तू मान जा, बाकी मुझ पे छोड़ दे, अगर ना माने तो उठाकर ले जाऊंगा, मगर तुझे अपना बना कर रहूंगा। जहांगीर ने मजबूत मगर मखमूर लहजे में कहते इसके चेहरे पे फूंक मारी तो इसके इस अंदाज पे मासूमा की जान फना हुई थी। वह हलक तर करती मजीद कुछ कहे वहां से पलट कर कदम बढ़ा गई थी, जबकि जहांगीर शाह गर्दन मोड़े इसकी पीठ तकता रह गया। वो फैसला कर चुका था कि मासूमा को हर हाल में अपनाना है, मगर वो भूल गया था कि राना खानदान कभी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होगा। जहांगीर शाह ने अपनी बीजी और बड़े भाई मुराद शाह के सामने ये मामला रखा तो उन्होंने इसको समझाया, मगर वो अपनी जिद पे कायम रहा कि शादी करनी है तो मासूमा से ही। मजबूर होकर ज़ैनब शाह अपनी बेटी की ख्वाहिश पे राना हवेली पहुंची और अपनी अर्जी सामने रखी, मगर वक्त राना बेगम और इनके शौहर राना सफदर ने साफ साफ इनकार कर दिया कि वो ख़ानदान से बाहर शादी नहीं करते, और ये कि उन्होंने मासूमा का रिश्ता बचपन से तय कर रखा है। मासूमा को मुलाजमा ने बता दिया था कि जहांगीर के घर से रिश्ता लेकर आए हैं। इसका दिल शिद्दत से धड़का था। इसकी निगाहों में जहांगीर का खूबरू चेहरा लहराया और कानों में इसकी बातों की बात सुनाई देने लगी। यकीनन वो सोचा था। मासूमा का दिल मुट्ठी में जकड़ा था। इसने लाजमा को दौड़ाया कि वो मालूम करके बताया आखिर क्या बात हो रही है। कुछ देर तक इसको मालूम हो गया था कि इसके माँ-बाप ने इनकार कर दिया है। इसका दिल इस रिश्ते से इनकार पे अजब बोझिल हुआ था। बाहर बैठी ज़ैनब शाह इस सफ़ा चट इनकार पे वापस लौट आई और सारी सूरत-ए-हाल जहांगीर के गोश-गुज़ार कर दी। जहांगीर से भला ये सब कैसे बर्दाश्त होना था कि कोई इसकी मोहब्बत को अपना बना ले। इसकी अना को ये गवारा नहीं था। इसने फैसला कर लिया था कि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकल सकता था, वो उंगली टेढ़ी करके निकाल लेगा, और हुआ भी यही। दूसरी जानिब मासूमा का हवेली से निकलना बिल्कुल बंद कर दिया गया। वक्त राना बेगम ने इससे कड़े लहजे में बात पुरस की थी, जिस पे इसने साफ इनकार कर दिया कि इसको कुछ इल्म नहीं है, मगर दिल ही दिल में वो बेहद गमगीन हो रही थी। अगर आज वो सच बोल देती तो इसकी लाश हवेली के तहखाने में दफन हो चुकी होती। वक्त राना बेगम को यकीन आ गया था, मगर हवेली में अब मासूमा के रिश्ते की बातें होने लगी थीं। मासूमा का दिल बेहद उदास था। इसकी आंखें नमकीन पानी से भरी रहने लगी थीं, लेकिन हवेली में किसी को परवाह नहीं थी। देखते ही देखते इसका रिश्ता पक्का हो गया। इस रिश्ते से मासूमा बिल्कुल राजी नहीं थी, लेकिन इसकी रजा को अहमियत दे कौन रहा था। उड़ती उड़ती ये खबर जहांगीर शाह तक भी पहुंच गई। ये जान कर के मासूमा किसी और की होने वाली है, इसने तहैया कर लिया कि वो अपनी मोहब्बत को किसी के लिए नहीं छोड़ेगा। और यूं एक रात जब गांव के कच्चे रास्ते चांदनी की मदम रोशनी में चमक रहे थे, जहांगीर शाह ने अपने करीबी दोस्त करीम को साथ लिया। रात का पहर गहरा हो चुका था। हवेली के बड़े सहन में लालटेन की मदम रोशनी झूल रही थी और आधी रात का सन्नाटा हर तरफ फैला था। दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही थी, मगर अंदर हवेली में सब गहरी नींद में थे। जहांगीर शाह चुपके से पिछली दीवार के करीब आया और ऊंची दीवार पर बैल की मोटी-मोटी जड़ें चढ़ी हुई थीं, जिन्हें पकड़कर वो बिल्ली की सी फुर्ती से ऊपर चढ़ गया। एक लम्हे के लिए ऊपर से सहन में नजर दौड़ाई। हर तरफ सुकून था, शायद किस्मत भी इसकी हामी थी। वो आहिस्तगी से दीवार के दूसरी तरफ कूदा, कदम इतने हल्के रखे जैसे ज़मीन पर इसके जूतों का वज़न ना हो। वो जानता था मासूमा का कमरा ऊपरी मंजिल पे है। वो दबे कदमों बहुत एहतियात के साथ सीढ़ियाँ चढ़ता आखिरकार मासूमा के कमरे के दरवाजे तक पहुँच गया। दरवाज़ा अंदर से बंद था। इसने हल्की हल्की दस्तक देनी शुरू की। वो मुतवातर दस्तक दे रहा था जब अंदर से मासूमा ने नींद से बोझल कपड़ों के संग दरवाज़ा खोला। जहांगीर, तुम यहाँ? इसकी आंखें खौफ और हैरत की शिद्दत से फैल गईं। दिल बुरी तरह धक धक कर रहा था। वो इसके मुंह पे हाथ रखकर अंदर घुसा और दरवाज़ा बंद कर दिया। मासूमा का वजूद बुरी तरह लर्ज रहा था। हाँ, मैं मासूमा, मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुझे किसी के लिए नहीं छोड़ सकता, ना तुझे किसी और का होता देख सकता हूँ। आज तो मेरे साथ चल, हम अपनी अलग दुनिया बसाएंगे। मासूमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो जानती थी कि यह कदम सब रिश्तों को तोड़ देगा, मगर जहांगीर की आंखों में मोहब्बत की शिद्दत को देखते वो बेबस हो गई थी। लेकिन जहांगीर, किसी को पता चला तो बहुत बुरा होगा। इसने दबे दबे लफ्ज़ों में खबरदार करना चाहा,
کچھ نہیں ہوگا معصومہ، میں ہوں نا، سب سنبھال لوں گا، تو بس حامی بھر لے۔ وہ اس کو یقین دلا رہا تھا اور وہ یقین کر رہی تھی۔ پھر اسبات میں سر ہلاتی وہ بالآخر جہانگیر شاہ کی ہمراہی میں حویلی کو خیرباد کہہ گئی۔ صبح معصومہ کی گمشدگی کی خبر حویلی میں جنگل میں لگی آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ صفدر رانا کو خبر ملی تو وہ فوراً آدمی لے کر جہانگیر کے پیچھے نکل پڑا۔ راستے میں معصومہ کی چادر ملی جس سے پتہ چل گیا کہ وہ قریب ہیں، مگر جہانگیر رات کے اندھیرے اور پگڈنڈیوں کا فائدہ اٹھا کر بچے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ انہوں نے شاہ حویلی پہ دھاوا بول دیا مگر جہانگیر وہاں موجود نہیں تھا۔ رانا خاندان نے بدلے میں شاہ خاندان کی زمینوں اور اثر رسوخ پر وار کیا، مقامی سرداروں کو اپنے حق میں کر لیا اور کئی جگہ شاہ خاندان کے کام رکوا دیے۔ ساتھ ہی یہ تانے اور باتیں پھیلائیں کہ شاہوں نے عزت لوٹنے کی کوشش کی تاکہ پورے علاقے میں ان کی ساکھ مجروح ہو جائے۔ جواباً شاہ حویلی والوں نے معافی مانگی مگر راناؤں کی عزت پہ وار ہوا تھا، بھلا وہ کیسے معاف کر سکتے تھے؟ وہ مزید بدتمیزی پر اتر آئے۔ جہانگیر اور معصومہ کی تلاش جاری تھی لیکن ان کا کہیں کچھ پتہ نہیں تھا۔ جب راناؤں کے وار حد سے بڑھ گئے تو پھر شاہ حویلی والے بھی چپ نہیں بیٹھے۔ مراد شاہ نے اپنے تعلقات اور لوگوں میں عزت کا فائدہ اٹھا کر رانا خاندان کے تجارتی راستے بند کروا دیے، ان کے مویشی ضبط کرائے اور گاؤں کے کئی وفاداریوں کو اپنی طرف ملا لیا۔ زینب شاہ نے عورتوں کے حلقے میں رانا بیگم کے خلاف باتیں پھیلائیں تاکہ ان کی عزت کو بھی دھچکا لگے۔ غرض کہ یہ جھگڑا کھل کر دونوں خاندانوں کی اناج کی جنگ میں بدل گیا۔ جاوید رانا نے اپنے کمرے میں آ کر اپنی بیوی صباحت کو بیجان کے فیصلے کی بابت بتایا تو وہ کتنے ہی لمحے کچھ بول ہی نہ سکی۔ وہ جانتی تھی کہ اس حوالے کے سارے فیصلے صفدر رانا کے بعد بخت رانا بیگم کرتی ہیں، کوئی ان کے فیصلے سے انحراف نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ دشمنی سالوں سے چلتی آ رہی ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے دشمن کی بیٹی یہاں لے آئیں؟ صباحت نے کہا، بیجان کے آگے کوئی بول سکتا ہے؟ اب وہی ہوگا جو بیجان چاہتی ہیں۔ میں کشان کو فون کر کے کہتا ہوں آنے کا۔ وہ بھاری دل سے کہتا کشان کو کال ملا کیا۔ کشان رانا اس وقت اپنے آفس میں تھا جب جاوید رانا کی کال اس کے موبائل پہ آئی تھی۔ سلام دعا کے بعد وہ اصل مدعے پہ آئے تھے۔ بابا ابھی تو گاؤں آنا مشکل ہے، اس نے صاف انکار کیا۔ بیٹا بیجان کا حکم ہے اور وہ چاہتی ہیں کہ تم فوراً آ جاؤ، وہ تمہاری شادی کرنا چاہتی ہیں، جاوید نے بتایا تو کشان کے ماتھے پر بل پڑے۔ بابا آپ جانتے ہیں میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ آپ کشان بیجان انکار نہیں سننا چاہتی اس بار۔ اگر تم نہ آئے تو وہ خود تم سے بات کریں گی اور میں جانتا ہوں تم دو ٹوک ان کو انکار نہیں کر سکو گے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم آ جاؤ اور ان کی خواہش پوری کر دو۔ جاوید نے اس کی بات بیچ سے اچک کر کہا تو وہ بھاری سانس خارج کر گیا۔ اچھا آپ مجھے ایک ماہ دیں پھر میں آتا ہوں۔ اب مزید انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ حقیقت تو یہی تھی کہ بخت رانا بیگم کے سامنے وہ بھی انکار کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ جاوید نے اس کی بات مان لی تھی اور کال منقطع کر دی۔ اگلے مہینے کہہ رہا ہے آنے کو، اپنی بیوی کو بتا کر وہ بیجان کو بتانے چلا گیا۔ ورشا کے بھائی دلاور نے ورشا کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیج دیے تھے جسے اس نے اپنا موبائل ریپیئر کروا لیا تھا جب تک وہ کنیز کا موبائل ہی استعمال کرتی رہی تھی۔ اس روز اس کی یونی کی دوست کی منگنی تھی جس میں وہ اور کنیز ساتھ جانے والی تھیں۔ منگنی کی ساری شاپنگ تو ہو چکی تھی سو وہ سیلون سے ہلکا پھلکا سا تیار ہوئی تھی۔ گلابی رنگ کا اسٹائلش سوٹ پہنے، بالوں کو ہلکے کرلز ڈالے، لائٹ میک اپ اور نازک سی جویلری پہنے وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ بہت حسین لگ رہی ہو ورشا، کنیز نے اس کو دیکھتے ہی تعریف کی تو وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ تم بھی بہت اچھی لگ رہی ہو کنیز، جواباً اس نے کنیز کی تعریف کی۔ سفید اور مہرون رنگ کی فراک میں ملبوس ہلکے میک اپ اور جویلری پہنے کنیز بھی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ ہاں مگر تم سے کم، کنیز نے اس کے شانے پہ دباؤ ڈالتے کہا تو وہ بے اختیار مسکرا دی۔ وہ دونوں ساتھ ہی بینکوائٹ ہال پہنچی تھی۔ منگنی کا فنکشن کمبائن تھا سو جیسے ہی ورشا ہال میں داخل ہوئی کئی نظریں اس کی جانب اٹھی تھی مگر وہ بے نیاز سی کنیز کے ساتھ چلتی برائڈل روم میں پہنچی تھی جہاں اس کی منگنی کی دلہن بنی دوست وردہ بیٹھی تھی۔ ہال میں بھی کافی مہمان آ چکے تھے، تبھی ہی کاشان رانا بھی اپنے دوستوں کے ہمراہ پہنچا تھا۔ یہ اس کے دوست واجد کی منگنی کا فنکشن تھا۔ بلیک تھری پیس سوٹ میں ملبوس، سلیقے سے سیٹ ہوئے بال اور تراش شدہ بیئرڈ وہ اپنی چھا جانے والی شخصیت کے ہمراہ بے حد جاذب نظر لگ رہا تھا۔ لڑکے والوں کے آتے ہی برائڈل روم سے وردہ کو لایا گیا اور پھر منگنی کی رسم ادا کی گئی۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ اس دوران ورشا اور کاشان نے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا تھا۔ رسم کے بعد کھانا کھلا تو سب کھانے میں مصروف ہو گئے۔ چلو یار فوٹو شوٹ کروا لیتے ہیں اب۔ کھانے کے بعد کنیز نے ورشا سے کہا، ہاں اوکے میں ڈریسنگ روم سے ہو کر آتی ہوں۔ ورشا کہہ کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ کاشان اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے موبائل پہ کسی کی کال آنے لگی۔ اس نے ریسیو کر کے کان سے لگایا مگر قدرے شور کی وجہ سے آواز صاف نہیں آ رہی تھی تو وہ وہاں سے اٹھ کر سیل فون ہاتھ میں لیے
तेज तेज कदम बढ़ाता ड्रेसिंग रूम की तरफ निकल आया कि इस साइड पे कदरे सुनाटा था। वह फ़ोन कान से लगाए पीठ मोड़े खड़ा था कि तभी ड्रेसिंग रूम से वर्षा निकली थी। वो पीठ मोड़े शख्स की साइड से निकलकर अभी आगे बढ़ी ही थी कि इसको अपना जालीदार दुपट्टा किसी भारी चीज़ के नीचे दबा हुआ महसूस हुआ। एक झटके से रोकर इसने गर्दन मोड़ी कि तभी कशान की निगाह भी बात करते हुए वर्षा पे पड़ चुकी थी। वर्षा का गुलाबियाँ छलकाता चेहरा इस वक्त गुस्से के सबब शदीद सुर्ख हो रहा था, क्योंकि इसका दुपट्टा मुकाबिल के भारी बूट के नीचे दबा हुआ था। वो अपने ध्यान में वहां से गुजर रही थी जब इसके दुपट्टे का पल्लू जमीन को सलामी पेश करने लगा। फोन पे बात करता काशान हल्का सा पीछे हुआ तो वह इसके बूट के नीचे आ गया। इधर काशान जो अभी तक इसे पहचान ना पाया था, वर्षा की तीखी नजरें देखकर ठटका। इस लम्हे के लिए तो वो इसकी सूरत में उलझ सा गया था, मगर अगले ही पल इसकी तेज आवाज ने जैसे जादू तोड़ दिया। यू इडियट, तुम्हारे साथ मसला क्या है? हाँ, उस दिन मॉल में तो मुझे शक था कि तुम अंधे हो, मगर अब तो पक्का यकीन हो गया कि तुम वाकई अंधे हो, जो मेरे दुपट्टे पे अपने गंदे बूट रखकर खड़े हो, बदतमीज इंसान। कशान ने चौंक कर नीचे देखा तो वाकई इसके बूट के नीचे इसका दुपट्टा दबा था। वो हल्का सा पीछे हुआ, मगर जवाबी वार से कहाँ बास रहने वाला था। मोहतरमा, आपको क्यों इस हॉल की सफाई का इतना शौक है कि दुपट्टा जमीन पर घसीटती चल रही हैं? मैं तुम जैसे बदतमीज़ों के मुंह लगना पसंद नहीं करती हूँ। तीखे अंदाज में कहती वो दुपट्टे के पल्लों को झटक कर आगे बढ़ गई। जब कशान माथे पे तेवरी चढ़ाए लंबे कदम उठाता इसके सामने आया, वर्षा ठटक कर रुकी, वरना बुरी तरह टकरा जाती। कशान की निगाहें इसके दिलकश नकूश से उलझ रही थीं, मगर वो खुद पे जब्त करता दूबदू गोया हुआ। मोहतरमा, मुझे भी कोई शौक नहीं है आप जैसी तीखी मिर्ची के मुंह लगने का। अब किस्मत बार बार हम दोनों को सामने ला रही है, तो क्या ही किया जा सकता है? वर्षा ने तीखी नज़रों से घूरा। किस्मत नहीं, बदकिस्मती कहो, जो तुम जैसे इंसान से बार बार वास्ता पड़ रहा है। कशान के लबों के गोशे पे तंजिया मुस्कुराहट उभरी थी। मेरी किस्मत तो अच्छी है, अब तुम्हारी खराब है तो क्या ही कह सकता हूँ। वर्षा दांत पे दांत जमाए गुस्से से तनफन करती आगे बढ़ गई, मगर कशान की मुस्कुराती निगाहें इसकी दूर जाती पुश्त को तक रही थी। वो नहीं जानता था किस्मत इन दोनों को किस मोड़ पे लेकर आने वाली है। कशान की मुतलाशी निगाहें बेख्तियार वर्षा को तलाश कर रही थी, जो इसको एक टेबल पर बैठी नजर आ गई थी। इसके लबों के गोशे दिलकश मुस्कुराहट संग मचल उठे थे। पहली मुलाकात के बाद अब दूसरी मुलाकात में वो इसको अच्छी लगी थी। इसका मदहोश करता हुस्न और इसकी शोला जवाला ज़ुबान, वो दोनों से घायल हुआ था। वर्षा की निगाह भी इसकी तरफ पड़ चुकी थी। इसको अपनी जानिब देखता पाकर इसने मुंह के जाविये बगाड़े थे, जबकि कशान दूर से इसके तासुरात देखता ज़ेरे लब मुस्कुराया था। तकरीब ख़त्म होने के बाद वर्षा घर आ चुकी थी, मगर आज होने वाले टकराव का सोचकर वर्षा का मूड ख़राब हो रहा था। अजीब बददिमाग इंसान है, पता नहीं क्यों इससे सामना हो रहा है मेरा। दूसरी जानिब कशान भी अपने अपार्टमेंट वापस आ चुका था। बेड पे लेटकर आंखें मूंदी तो छम से वर्षा का हसीन सरापा इसकी निगाहों में उतरा। वह बेख्तियार मुस्कुराया। तीखी मिर्ची है बिल्कुल, पता नहीं किस्मत क्या चाहती है। वैसे है हसीन। दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे और दोनों का अंदाज यकसर मुख्तलिफ था। देखते ही देखते 1 माह का अरसा गुजर चुका था। वर्षा के पेपर्स ख़त्म हो गए थे। वो गाँव चली आई थी। बेजी की गोद में सर रखे लेटी वो इनसे बातें कर रही थी। वर्षा, बचे बाल कैसे रुखे हो रहे हैं? चल उठ बच्चे, मैं तेल लगाऊं सर में। बिल्कुल ख्याल नहीं रखती अपने बालों का। इसके बालों में उंगलियां फेरती बेजी ने कहा। जी बेजी, वहाँ टाइम ही नहीं मिलता तेल लगाने का, और जब मिलता है तो दिल नहीं करता आप लगा दे। वर्षा भी उठकर बैठती हुई बोली तो बेजी ने फौरन मुलाजमा से तेल मंगवाया। तेल आने के बाद वो हल्के हल्के इसके बालों की जड़ों में तेल से मसाज कर रही थी, जिससे वर्षा को सुकून मिल रहा था। वो आंखें बंद करती पुरसुकून लग रही थी। बेजी इसे इस दौरान बातें भी कर रही थी और वो इनके जवाब भी दे रही थी। दूसरी जानिब कशान भी हवेली पहुंच गया था और बेजान ने इसको आड़े हाथों लेते शादी के लिए मनवा लिया था। इसके हाँ करते ही बख्त राना बेगम जावेद राना और अपनी बहू के हमरा शाह हवेली पहुंच गई थी। इनके पास पूरी खबर थी कि जैनब शाह की एक ही पोती है, तो वो रिश्ता लेकर गई थी। पहले तो जैनब शाह ने साफ मना कर दिया, दिलावर ने भी दो टोक इनकार किया। हम अपनी बहन की खुशियाँ किसी की जिद या अना की भेंट नहीं चढ़ा सकते। दिलावर की तेज़ आवाज़ में अपनी बहन के लिए तहफ़्फ़ुज़ झलक रहा था, मगर वक्त राना बेगम कब हार मानने वाली थी। बड़ी आजिज़ी से मिन्नतें की, गिले शिकवे किए और आखिर में मुआफ़ी भी मांगी। बहुत इसरार, लंबी बातचीत और वक्त राना बेगम की बार बार की मौज़रत के बाद ज़ैनब शाह का दिल नरम पड़ा। ठीक है, सोचने का वक्त दे दो। इनके इस जुमले पर वक्त राना बेगम ने शुक्र अदा किया। अगले चंद दिन हवेली के माहौल में अजीब सा सकूत रहा। वर्षा को इस बात की खबर ना थी कि इसके लिए कहाँ से रिश्ता आया है। बस इतना जानती थी कि बीजी कुछ सोच में है और इसका भाई गैर मामूली संजीदा। ज़ैनब शाह के लिए ये फैसला आसान ना था,
برسوں پرانی دشمنی، بچھڑتے رشتے ان کے دل میں کانٹے کی طرح چبھتے تھے۔ جہانگیر شاہ سے وہ رابطے میں تھی۔ وہ شہر میں معصومہ کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی دو بیٹیاں تھیں جو جوان ہو چکی تھیں۔ وقت رانا بیگم کی جھکی آنکھوں اور لرزتی آواز نے ان کے دل میں نرمی ڈال دی تھی۔ اس رشتے کو آئے تقریباً ہفتہ بھر ہو رہا تھا جب ایک شام بیجی نے ورشا کو پاس بٹھا کر دھیمے لہجے میں کہا، ورشا بچے، تم سے ایک بات کرنی تھی۔ ورشا نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ جی بیجی، تمہارے لیے ایک رشتہ آیا ہے، بی جان نے بات آہستہ آہستہ رک رک کر کی۔ ورشا کا دل ایک پل کو جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ کس کا رشتہ آیا ہے بیجی؟ یہ تمہیں بعد میں پتہ چلے گا، بس اتنا سوچو کہ اگر تمہاری بیجی چاہیں تو تم ہاں کر دو گی۔ انہوں نے اس طرح اس کی اجازت چاہی تھی کہ ورشا کو انکار کرنا مشکل لگا۔ جی بیجی، جہاں آپ کہیں گی، لیکن میں ابھی جاب کرنا چاہتی ہوں۔ وہ مان تو گئی تھی لیکن اپنی خواہش بھی سامنے رکھی تھی۔ اگر رشتہ ہو جاتا ہے بچے تو جاب کی کیا ضرورت ہے پھر؟ بیجی نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا تو وہ خاموش ہو گئی۔ دوسری طرف کشان کو ابھی تک یہ نہیں معلوم تھا کہ جس لڑکی کے لیے اسے ماننا پڑ رہا ہے وہ دراصل کون ہے۔ بیجان کی بات کو وہ ٹال نہ سکا، بس یہ سوچ کر ہاں کر دی کہ اگر گھر والوں کی خوشی ہے تو شاید یہی بہتر ہے۔ دونوں کے لیے یہ فیصلہ ایک بند کتاب کی طرح تھا جس کا پہلا صفحہ بھی ابھی کھلنا باقی تھا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جس روز ورشا اور کشان کا نکاح ہو گیا۔ جابہ قبول کے بعد دستخط کرتی ورشا کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس کا نکاح کس سے ہوا ہے۔ اس نے کشان کی تصویر بھی نہیں دیکھی تھی۔ دوسری جانب کشان کے لیے بھی محض یہ ایک فیصلہ تھا۔ اس نے بھی ورشا کی تصویر نہیں دیکھی تھی۔ نکاح دوپہر میں ہوا تھا اور رخصتی رات میں رکھی گئی تھی، سو ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ رخصتی کے بعد ورشا کو کچھ رسومات کے لیے حویلی کے بڑے سے ہال نما کمرے میں صوفے پر بٹھایا گیا تھا۔ اس کا گھونگھٹ اوپر کر دیا گیا تھا۔ سرخ لباس میں ملبوس دل نشین نقوش کے ساتھ وہ سجی سنوری بے حد حسین لگ رہی تھی۔ وہ ارد گرد کے شور میں کھوئی سی بیٹھی تھی۔ جب یک کسی کے بیٹھنے سے صوفے کے ایک طرف ہلکا سا ارتعاش ہوا، وہ چونکی مگر نظریں نہیں اٹھائی۔ کاشان رانا تو اس کو دیکھ اپنی جگہ ساکت ہوا تھا مگر پھر لب یک دل فریب مسکان میں ڈھلے تھے۔ اس نے نظر بچا کر ورشا کے قریب سرگوشی کی۔ مسز کاشان، ہیپی ٹو سی یو اگین۔ مانوس آواز جیسے ہی ورشا کی سماعت سے ٹکرائی اس کی آنکھیں بری طرح پھیلی تھیں۔ دل رک کر دھڑکا تھا۔ اس نے اپنا وہم گردانا تھا مگر کاشان کے اگلے جملے نے اس کے گردن موڑنے پہ مجبور کر دیا۔ یہ قسمت کا کھیل بھی بڑا نرالا نکلا۔ اس بار ورشا نے ایک جھٹکے سے گردن موڑ کر اس کو دیکھا۔ اس کی پھٹی پھٹی آنکھوں میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ وہاں موجود عورتوں نے جب یہ دیکھا تو باتیں کرنے لگیں۔ ورشا نے حلق تر کرتے گردن واپس جھکائی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ زیر لب بے یقینی سے بولی۔ لب دانتوں تلے دبائے وہ مضطرب لگ رہی تھی مگر کاشان تو کافی پرمسرت نظر آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کو کاشان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ ورشا کمرے کے بیچ میں کھڑی تھی، دل بے ترتیب دھڑک رہا تھا۔ وہ اس نکاح کو بس ایک مجبوری سمجھ کر قبول کر چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ رشتہ محبت کا نہیں بلکہ انا اور خاندانی دشمنی کا نتیجہ ہے۔ دروازہ کھول کر کاشان رانا اندر آیا، سیاہ شلوار قمیض میں، آنکھوں میں چمک اور چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ورشا کے قریب آیا۔ تو مسز کاشان رانا، اس نے لہجے میں عجب سی سرشاری سموئے پکارا، آج تمہاری زندگی کی سب سے یادگار رات ہونے والی ہے۔ ورشا ایک قدم پیچھے ہٹی۔ اس کا دیدہ زیب حسن کاشان کو بری طرح گھائل کر رہا تھا۔ تم میرے قریب نہیں آؤ گے؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر آنکھوں میں ضد تھی۔ کاشان دل فریبی سے ہلکا سا کہکا لگا گیا۔ مسز کاشان رانا، مجھے تو اپنی خوش نصیبی پہ یقین ہی نہیں آ رہا۔ تمہارے قریب آنا میرا حق ہے اور مجھ سے میرا حق کوئی نہیں چھین سکتا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ورشا کی کلائی پکڑی مگر ورشا نے جھٹکے سے خود کو آزاد کروایا۔ یہ حق نہیں، زبردستی ہے، وہ چیخی تھی۔ کاشان کا چہرہ لمحہ بھر کو سنجیدہ ہوا، پھر ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کے لبوں پہ سجی۔ چلو مان لیا زبردستی ہے مگر تم بھول رہی ہو، میں کاشان رانا ہوں، جو چاہتا ہوں لے لیتا ہوں۔ ورشا نے پلٹ کر دروازے کی طرف دوڑ لگائی مگر کاشان اس سے پہلے ہی آگے بڑھ کر راستہ روک چکا تھا۔ کہاں بھاگو گی میری جان؟ اس نے دروازہ بند کر کے کنڈی چڑھا دی۔ ورشا کی آنکھوں میں خوف اور آنسو تھے۔ کاشان پلیز مجھے مت چھونا، آج ہماری گولڈن نائٹ ہے، ایسے کیسے نہ چھوں تمہیں؟ وہ کہتا اس کے قریب آنے لگا مگر خاندانی دشمنی میں آئی ورشا شاہ اس شفاق شخص کی بے رحم قربت سے بچنے کے لیے اس کی حویلی سے فرار ہو گئی۔ تلاش کے بعد بھی جب نہ ملی تو کاشان اسے بھلاتا ہوا واپس کراچی آ گیا۔ کاشان ماسک چہرے پہ لگائے اپنے آفس میں فائل دیکھ رہا تھا جب سیکرٹری نے اطلاع دی کہ ایک نئی امیدوار انٹرویو کے لیے آئی ہے، بھیجو اندر۔ دروازہ آہستہ سے کھلا، ایک لڑکی چہرہ نقاب سے ڈھانپے اندر داخل ہوئی۔ اس نے ہاتھ میں فائل پکڑ رکھی تھی مگر جیسے ہی وہ میز کے قریب آئی کاشان کی نظریں اس کے ہاتھوں پر جا اٹکی۔ وہی حنائی ڈیزائن جو اس نے خود اس کے نکاح کے دن دیکھا تھا۔
कशान की आंखों में खतरनाक चमक लौट आई। वो आहिस्ता से कुर्सी से उठा, दरवाजे की तरफ गया और इसे लॉक कर दिया। वर्षा के कदम पीछे हट गए, मगर इससे पहले कि वो कुछ बोलती, काशान इसके पीछे आकर खड़ा हो गया। इसकी कमर को मजबूती से थामते कान के करीब इसने झुककर सरगोशी की। गोल्डन नाइट का उधार अभी बाकी है, कहो तो यहीं पर वसूल कर लो, या फिर मेरे अपार्टमेंट चलूंगी। वर्षा की आंखों में हैरत और शौक अभी बाकी था कि काशान के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। वो मास्क उतार कर इसके रूबरू आता, झुककर इतना करीब आया कि इसकी गर्म सांसें वर्षा के कान की लो को छू गई। मुझे भुलाना इतना आसान नहीं वर्षा। वर्षा का दिल गोया धड़कना भूल गया था। इसके हाथ लाशौरी तौर पर लपेटे दुपट्टे को मुट्ठी में जकड़ गए। काशान पीछे हुआ तो इसकी नज़रें पल भर को इसकी आंखों में अटकीं। इसने धीरे से हाथ बढ़ाकर इसका निकाब उतारा। वर्षा की निगाहें इसकी निगाहों से मिली, जहाँ तड़प का एक जहान आबाद नजर आया था। क्यों भाग आई थी मुझे छोड़कर वर्षा? ज़रा भी एहसास नहीं किया मेरा कि मेरे दिल पे क्या गुजरेगी? इसका भारी मखमूर लहजा वर्षा का दिल धड़का गया। कशान के सवाल में शिकायत कम और तड़प ज़्यादा थी। वर्षा ने नज़रें सरिया से चुराई। इसके गुलाबी लब हौले से कपकपाए थे। मैंने जो किया वो ज़रूरी था। इसके हलक से बामुश्किल आवाज़ निकली। कशान ने इसकी थोड़ी नरमी से ऊपर करते इसे मजबूर किया कि इसकी आंखों में देखे। ज़रूरी? मेरी ज़िंदगी को अधूरा छोड़ देना तुम्हारे लिए ज़रूरी था। वर्षा की पलकों पर नमी चमकने लगी, मगर इसने लब भींच लिए, जैसे कोई कमज़ोर जवाब तलाश कर रही हो। कशान ने इसकी आंखों में गहरी निगाह डाली, फिर सरगोशी के अंदाज में बोला, तुम चाहो या ना चाहो वर्षा, तुम मेरे लिए ज़रूरी हो चुकी हो। भूल जाओ सब, बस इतना याद रखो, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। वर्षा की सांसों की रफ्तार तेज़ हो चुकी थी। कशान के लहजे में छुपी शिद्दत इसके दिल के बंद दरवाज़ों को खटखटा रही थी। कशान का लहजा मज़ीद बोझल हुआ था। तुम्हें खोने का खौफ मैंने इस दिन महसूस किया जब तुम गई थी, और तुम्हें पाने का यकीन आज हो रहा है। कशान ने कहते शिद्दत से इसके माथे पे अपना लम्स छोड़ा था। इसके लम्स की शिद्दत से वर्षा की पलकें लरसी, दिल की धड़कन बेकाबू सी होने लगी। कशान ने इसको अपने आप में समाया था। बस अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं जानता हूँ तुम मुझे मगरूर समझती हो, लेकिन वर्षा, मैं तुमसे दूसरी मुलाकात में अपना दिल हार बैठा था। मैं खुद तुम्हें अपनाना चाहता था, लेकिन बस बेजान की वजह से मजबूर हो गया। लेकिन सोच लिया था कि अपनी पसंद से भी शादी करूंगा, वो भी तुमसे। मगर मुझे क्या इल्म था कि मेरा नसीब तुमसे ही जोड़ा गया है। इसने आखिर में मुस्कुराकर कहते इसके सर को चूमा था। फिर इसने वर्षा का चेहरा अपने हाथों के प्याले में लिया और बेहद नरमी से इसके लबों पे झुकता अपने प्यासे लबों को शराब कर गया। साथ दो कि ना मेरा। पीछे होते इसने अपनी हथेली वर्षा के सामने फैलाकर तायद चाही। वर्षा ने इसके फैले हाथ को देखा। चंद लम्हों बाद इसने सर इस बात में हले से हिलाते इसने अपना नाजुक हाथ कशान की मजबूत हथेली पे धर दिया। मैं तुम्हारा साथ मरते दम तक निभाऊंगी। कशान के लबों पर एक तमानियत भरी मुस्कान उभरी थी। अब चाहे कुछ भी हो वर्षा, तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगी, इसने धीमी मगर पुरअज़्म लहजे में कहा, और अगले ही लम्हे इसे अपनी बाहों में खींचकर अपने सीने में समो लिया। वर्षा को भी यकीन हो चला था कि इसका वजूद भी कशान के संग ही मुकम्मल है। ख़त्म शुद। तो प्यारे रीडर्स, आप सबको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं एक नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए प्यारे रीडर्स, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।